हाँ। ठीक है, तो आवाज आ रही है मेरी पूरी? हाँ आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। माय नेम इज सचिन तिवारी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और मैं अभी मेडिको हूँ, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, जामनगर मेडिकल कॉलेज, एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर। और हेलो, माय नेम इज केतन पटेल, आई एम स्टडिंग इन द सेम कॉलेज, MP Shah Medical College in Jamnagar, and today we are going to discuss about NEET. Can we clear NEET without going to coaching or not? So, my first question: what is NEET? Full form. किसकी? NEET. सॉरी, आवाज कट के आ रही है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। Yes. Then we will go in a subject-wise mark distribution. टोटल 360 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। 90 आपके बायोलॉजी के होते हैं और 45 फिजिक्स के और केमिस्ट्री के होते हैं। टोटल मार्क्स मिला के 720 होता है, जिसमें अगर आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो आपको +4 मिलते हैं, अगर आपने गलत किया है तो -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। Okay. Then there are 3 subjects: biology, chemistry, and physics. Biology gives 50% of weightage in NEET, that is around 360 marks, and 180 chemistry, physics each. What is the requirement of NEET? NEET is required to maintain the standard across the whole nation। मतलब ऐसा ना हो कि अगर कोई स्टूडेंट अगर गुजरात से है, राजस्थान से है, MP से है, तो उसकी लेवल ऑफ स्टडिंग जो है क्लास 12 तक, वो हो सकता है कि कोई बोर्ड अलग है तो उनका सब्जेक्ट में कंटेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन नीट ये इंश्योर करता है कि ये कंटेंट मिनिमम सबको आता हो और सब इसके लिए एलिजिबल हो, इसलिए नीट का एग्जाम रखाया गया है। और पहले AIPMT और बाकी स्टेट PMT होते थे, तो उनसे ये काफी ज्यादा बेटर है। Okay. Then we will come to our main question: what is the requirement of coaching, school, and can a dropper do a NEET in a better way? Yes, myself, I am a dropper, and I haven't took coaching anywhere, so आप अपने से भी कर सकते हो। It is not compulsory that if you are joining coaching only then you will get selected. Coaching and mentors are only to guide you that by which method you have to study and in which way you have to go, but ultimately study खुद को ही करना पड़ता है। मेन इसमें जो है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। और अपने आप पे खुद पे ऐसा कंट्रोल रखो कि आप अपने सेल्फ टीचर बनो। आपको किसी की ऐसे ना हो कि अगर आपको कोई कहने वाला नहीं तो आप पढ़ नहीं रहे, आप सो रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, खेल रहे हो। तो सेल्फ को कंट्रोल करना अगर आ जाएगा तो फिर कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग करता क्या है, हमें कंट्रोल ही करता है कि आपका ये शेड्यूल बन गया, इस शेड्यूल में आपको ये काम टास्क कंप्लीट करना है। तो अगर वो टास्क आप खुद से ही कंप्लीट कर लो तो फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं कोचिंग की। और आजकल तो इतने अवेलेबल हैं ऑनलाइन, सारे यूट्यूब पे इतने सारे, और बाकी मल्टीमीडिया पे है, एजुकेशन क्लासेस हैं, बुक्स हैं, PDFs हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हो। तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू जॉइन कोचिंग। फॉर मी इट इज I have not joined any coaching, and I am selected in this medical college. I have got 633 marks, so it is inspired from this person because he has taken drop, I think three times. 3 times. And still he clears NEET. He has a passion for MBBS. I am greatly inspired by this person. Then we come to our next question: how to prepare each subjects. First we will go to biology. What are the books and how to learn and go through that books? The mother of all the books in biology is biology NCERT and only NCERT, nothing else. अगर
अगर आपको क्वेश्चंस करने का मन करे और खुद को टेस्ट करने का मन करे तो यू कैन यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स, या फिर आप यूट्यूब पे डालो कि एलन प्रीवियस ईयर पेपर, आकाश प्रीवियस ईयर पेपर, वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, वहां पे स्टूडेंट्स डाल के रखते हैं। तो एक बार आप उनको निकालो, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, OMR शीट एक आप प्रिंट आउट निकलवा लो जिसमें वो बबल्स हो, आप वो फिल करने की आदत डालो। तो क्वेश्चंस करो और उससे पढ़ो। जहां पे अटक जाओ कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो वो करने के बाद उस पूरे टॉपिक को पढ़ो और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 बड़ी मोटी बुक्स ले ली, मोटी बुक सिलेक्शन नहीं करवाएगी, क्योंकि पूरा नीट का पेपर 100% पेपर, इस बार तो 100% पेपर एनसीईआरटी से ही आया था बायो का, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आता है, लेकिन बायो का तो कंपलसरी है एनसीईआरटी, उसके अलावा और कुछ नहीं। जितना ज्यादा दूसरे ब्लंडर्स में पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए सिंपल एंड शॉर्ट एनसीईआरटी इज द बेस्ट फॉर नीट बायो। और कोई एमसीक्यू बुक आप रिकमेंड करना चाहोगे? एमसीक्यू बुक के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, वो अच्छी बुक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप उठा सकते हो। और बाकी जैसे मैंने बताया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं डालते, उनके स्टूडेंट्स डालते हैं। जैसे जिस स्टूडेंट ने वहां पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कि जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है और मुझे अगर मन है यूट्यूब बनाने का, यूट्यूबर हूं मैं, तो मैं अपने वो टेस्ट पेपर को यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना, इसमें आप ऐसा है कि आप कोचिंग वाले को कुछ दे रहे हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये करके और सारे प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि रिपीटेशंस बायो के क्वेश्चंस में काफी होती है, काफी ज्यादा रिपीटेशंस होती है, पिछले साल के क्वेश्चंस आते हैं। यस, यहाँ पे मैं एक अपनी तरफ से एक बुक ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर अली करके आती है, जिसमें हर लाइन एनसीईआरटी के हर लाइन से एक एमसीक्यू बनाया हुआ है। आई थिंक मैंने यूज की थी तो मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और फिंगर टिप्स तो बेस्ट है ही, वो तो सबको पता है। अब आते हैं केमिस्ट्री में। बेसिकली केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, आपको इतना लेवल जाने की जरूरत नहीं है कि आप जेई एडवांस का या जेई मेन के आगे का लेवल आप पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इतनी पढ़ो कि आपके नीट में इतना आ रहा है, और अब तो एम्स का भी एग्जाम अलग से नहीं होता, वो नीट के थ्रू ही सिलेक्शन होता है, तो एम्स के लिए भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी हाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अपनी एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़े उन्हें अच्छे से, और फिर हो सके टाइम मिले तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जेई मेन नॉट जेई एडवांस, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करो। देन आए हम फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको दैट इज द बेस्ट फॉर सॉल्विंग फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप उसे पढ़ो, फॉर्मुलेज रटो, फॉर्मुलेज को एक शीट पे लिख लो टेबुलर फॉर्म में, और बार बार उसी की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस करो। जितना अप्लाई करोगे उस फॉर्मुले को उतना आपका हैंड फ्री होगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को ही थोड़ा एडवांस्ड और मॉडिफाई करके पूछते हैं वो। और बेसिकली जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ये आपका एड्सॉर्प्शन वाला चैप्टर हो गया, तो इस वाले चैप्टर से बहुत सारा आता है एनसीईआरटी से। आपका पी ब्लॉक हो गया क्लास 12 का, उसमें से काफी आता है कि अगर आपने NaOH हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ अगर आपने कुछ डाला और कोल्ड के साथ डाला तो क्या बनेगा, तो इसमें काफी ज्यादा ये याद रखने वाली चीजें हैं। और बाकी आपके एस ब्लॉक से आता है, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी कर सकते हो जैसे मैंने कहा। और अगर एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, और अगर कोई हो आपके उसमें तो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना हाई लेवल नहीं आना, क्योंकि एनसीईआरटी केमिस्ट्री का हाई लेवल बहुत होता है। कुछ बच्चे पता तो याद करने बैठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। जितना आपके एनसीईआरटी में है उतने तक आप रहो, उससे ज्यादा ऊपर मत जाओ। हाँ, मैं भी यही रिकमेंड करना चाहूंगा, एनसीईआरटी पहले पढ़ो। और एक बुक आती है आर.के. गुप्ता, जिसमें जैसे तिवारी जी ने बोला, सचिन जी ने सॉरी, कि सारी उसमें क्या दिया है, पहले थियरी दी हुई है टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी वाइज ही है, और उसके बाद एमसीक्यू दिए हुए। तो आई थिंक उसमें एमसीक्यू अच्छे है तो तुम कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। और फिंगर टिप्स तो बेस्ट है ही तीनों सब्जेक्ट में। अब आते हैं फिजिक्स पे, जो कि बहुत बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है कि क्या करना चाहिए फिजिक्स में।
बेसिकली मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो परसेंटाइल रिजल्ट में निकल के आया था, तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटाइल मेरा फिजिक्स में था। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कोचिंग ली थी या कुछ लिया था। फिजिक्स मैंने अपने से ही सब कुछ अपने से मैंने प्रिपेयर किया था। तो जिस किसी टॉपिक पर मैं अटक जाता था तो मैं नेट पे उसकी या तो फिजिक्स वाला की वीडियो देख लेता था, अलग पांडे सर की। ही इज द गॉड ऑफ फिजिक्स। तो उन्हें फिजिक्स बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं, तो उनकी वीडियोस देख लेता था। और बाकी अपने कंसेप्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ोगे और उसे पूरा फॉलो करोगे तो यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप केमिस्ट्री और बायो की कर ली तो फिजिक्स की भी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि उसमें अप्रोप्रिएट नहीं है और इतना पूरा नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली एक बुक आती है डीसी पांडे करके, अरिहंत की आती है। मैं भी वही रिकमेंड करना चाहूंगा। पांडे दो की आती है, एक होती है जेई में, एक होती है जेई मेन की और एक होती है नीट की। तो गलती से आप जेई मेन की मत ले लेना, क्योंकि अगर आपने जेई मेन की ले ली तो फिर आप और ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे, जिसकी जरूरत नहीं है। तो आप जेई में आप नीट की लेना, डीसी पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की। तो दैट इज फार बेटर एंड मच फॉर फिजिक्स। सेम बुक मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा, डीसी पांडे बाय अरिहंत। मैंने भी वो खुद ही वो यूज किया और मेरे भी फिजिक्स में सबसे ज्यादा 3 सब्जेक्ट में से फिजिक्स में ही परसेंटाइल आए थे। और फिजिक्स में लास्ट क्लास में किया था कोरोना के टाइम, और उसमें मेरे सबसे बेस्ट आए मार्क्स। ओके, देन वी कम टू स्टडी टाइम। क्या टाइम इंपॉर्टेंट है या फिर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? टाइम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे, यहाँ कॉलेज में भी पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं 3-4 घंटे से ज्यादा पढ़ता ही नहीं था, मैं 3-4 घंटे पढ़ता था। ये है कि आपको क्वांटिटी टाइम नहीं, आपको क्वालिटी टाइम देना है। अगर आप बैठे हो एक बार एक पेपर लेके, तो आप चाहे उसे 3 घंटे में करो या 4 घंटे में करो, लेकिन आप उसे जब पूरा करके उठो तो ऐसा ना हो कि मतलब आपने उसे बस ऐसे ही सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसका एनालिसिस करो अच्छे से, वो आपके लिए यूजफुल रहे। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, आज कल वो चीज याद रही, परसों वो चीज भूल गई। तो कंसेप्ट अपने पूरे बिल्ड करके अच्छे से चलो। और ये कुछ नहीं है कि आप दिन में 8 घंटे पढ़े तो आपको ज्यादा आएगा, 3 घंटे पढ़े तो कम आएगा। किसी किसी की कैपेसिटी होती है जल्दी स्टोर कर लेने की, किसी किसी को टाइम लगता है। तो अगर आप 3 घंटे में सारा स्टोर कर लेते हो तो ये रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे सामने वाला बंदा 8 घंटे पढ़ रहा है तो वो कुछ ज्यादा लाएगा और हम कुछ कम लाएंगे। बेसिकली इसमें आपको सबसे अच्छा टेस्ट करने का, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा ओवर मोटिवेटेड हो रहे हो या थोड़ा ओवर शूट हो रहे हो, तो आपको अगर खुद का टेस्ट करना हो कि मैं पता लगे कि मैं कितने पानी में हूँ इस एग्जाम में, तो कोई भी एक ऐसा पेपर उठा लेना, प्रीवियस ईयर मत उठाना। कोई जैसे नीट, एलन का हो गया, आकाश का हो गया, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज आती है, तो जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे डली होती है, तो उठा लेना उसको और एक ओएमआर शीट ले लेना और टाइमर लगा के 3 घंटे का बैठ जाना। फिर देखना तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम अभी किस लेवल पे हो और तुम्हें किस लेवल पर जाना है। उसी दिन अगर तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, और अगर लो कॉन्फिडेंस होगा तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दिस इज माय पॉलिसी। हाँ, सही बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा क्वालिटी और थोड़ा सा क्वांटिटी दोनों जरूरी है। अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स हम रोज स्टडी करें कांस्टेंट तो काफी है, लेकिन वो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 1 घंटा पढ़ो कॉन्स्टेंटली और 10 मिनट या 15 मिनट आप ब्रेक लो, जो मैं करता था रोज 10-15 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा स्टडी, क्योंकि उससे हमारा वापस चार्जिंग हो जाता है जैसे कि माइंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। देखो एक कहावत में फिट ब्रेन रिसाइड्स इन द फिट बॉडी। अगर आपकी बॉडी फिट है तभी आपका ब्रेन फिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ब्रेन से ही आपको पढ़ना है, सब कुछ करना है, और वो तभी हो क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप आगे एमबीबीएस की या मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और ब्रेन को सब कुछ, उसके न्यूट्रिएंट सब चीजें उसको नॉर्मल मिलनी चाहिए, तभी वो सफिशिएंट वर्क करेगा। तो इसके लिए अपने बॉडी को हेल्दी रखो। ऐसे फूड मत खाओ आपकी, आपने जैसे चावल खूब सारे खा लिए तो आपको तुरंत नींद आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया और वो कार्बोहाइड्रेट तुरंत खत्म होने वाला है, तो वो तुरंत एक्ट करके खत्म हो जाएगा। कोशिश करो कि रोटी खाओ, क्योंकि वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे अपना कॉन्सेंट्रेशन रिलीज करेगा।
और आप ऐसा कर सकते हो, हेल्दी फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, और हो सके तो योगा थोड़े दिन टाइम के लिए योगा और मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि आपके जो ब्रेन में जंक पढ़ते पढ़ते आ जाएगा तो वो जैसे होता है ना कंप्यूटर में कुछ काम करते करते कुछ उसमें वायरस और करप्ट फाइलें आ जाती हैं, तो ये जो योगा है ये उन सबका डिलीशन है कि आप उन सबको डिलीट कर रहे हो, अपने माइंड से हटा रहे हो, जो यूजफुल है उसे स्टोर कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, और जो अनयूजफुल है उसे आप हटा रहे हो। तो योगा इज बेस्ट, उसमें प्राणायाम, मेडिटेशन, दैट इज द बेस्ट, एंड मैंने भी उसे फॉलो किया था, बहुत हेल्प मिलती है, आप भी करो, और उससे मेमोरी पावर भी बूस्ट होती है। हाँ, और एक मैं अपना एक किस्सा सुना चाहूंगा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त मैंने अपनी स्टार्टिंग में 4 मंथ के बाद अप्रोक्स 5th मंथ चल रहा था, जब मेरी कॉलेज और स्कूल और सब स्टार्ट हो गया था, ट्यूशन क्लासेस और सब, तो उस वक्त मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया और कांस्टेंट मेरी एक हेल्थ बिगड़ी थी। एक टाइम मेरे इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वक्त मेरा कांस्टेंट 1 महीना बिगड़ गया था। तो उस वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि जो मैं रोज 10-15 मिनट बचाना चाह रहा था उसमें मेरा पूरा 1 महीना वेस्ट हो गया। तो आई थिंक रोज आपको 10-15 मिनट रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और ये सब करना चाहिए। इट्स माई पॉइंट। अब आते हैं टाइम टेबल दिन का क्या होना चाहिए अप्रोक्स। टाइम टेबल, अगर आप ड्रॉपर हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप सारा दिन फ्री रहोगे, आप घर पे ही रहोगे तो आपका अलग टाइम टेबल होगा, और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपका अलग टाइम टेबल होगा। तो आपको टाइम टेबल ऐसे सेट नहीं करना है कि मुझे 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, वो सबसे वर्स्ट टाइम टेबल होगा। आपको ऐसा करना है, आपको एक पतली सी नोटबुक बनानी है, ठीक है, उसमें अपनी डेट लिखनी है कि आज की डेट कितनी है, सुबह सुबह ये काम करना है, सुबह या सोने से रात को पहले, 1 रात पहले सोने के समय वो काम करना है। काम ये करना है कि आपको लिखना है कि आज की डेट में मेरे ये 3 टॉपिक है, मैं ये 3 टॉपिक लिख रहा हूँ, कल मैं जब सोऊंगा तो उससे पहले पहले मेरे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब चाहे उसके लिए तुम 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, 3 घंटा लो या सारा दिन लो, पर वो 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऐसा मत कर लेना कि मैंने पूरी बुक का नाम लिख दिया कि आज मैं ये डीसी पांडे पूरी कंप्लीट करूंगा तो पूरी कंप्लीट कर लूंगा, ये पक्का है कि तुम्हारे से होगी नहीं, और फिर उसका गिल्ट हो जाता है, और जितना ज्यादा गिल्ट बढ़ेगा तो फिर प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी। तो छोटे छोटे अपने टॉपिक रखो, 3 टॉपिक रखो, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से, या फिर कभी कभार अगर चाहो तो केमिस्ट्री या बायो ले लो, फिजिक्स या बायो ले लो, एक को स्किप भी कर सकते हो, तो उसको रखो, उनके टॉपिक्स रखो। जैसे आज अगर मैंने ले लिया केमिस्ट्री में मुझे सॉलिड स्टेट कंप्लीट करना है, बायोलॉजी में मुझे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कंप्लीट बायोलॉजी में मेरे को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, वो मुझे कंप्लीट करना है। तो कल रात तक मेरे ये 2 चैप्टर शॉर्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, और इस लेवल तक हो जाने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो मेरा आए इनको रिवाइज करने का, तो मुझे इन पे ज्यादा फोकस ना करना पड़े, मैं तुरंत ऊपर से देख लूं सारा और मुझे सारा याद हो जाए और मैं इनको अच्छे से कर सकूं। तो ऐसे नहीं करना आपको कि मैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये पढ़ूंगा, बीच में पता लगा कि तुम्हें घर का कोई काम आ गया, तुम उस 1 घंटे के टाइम के स्लॉट में तुम कोई काम करने चले गए और वही तुम्हारा मेन सब्जेक्ट था, वही तुम्हें नहीं आता था। बाद में तुम घर वापस आए, तुमने देखा अरे यार अभी 1 घंटा तो चला गया, अब नीचे वाले करते हैं, और नीचे वाले घंटे में जो तुमने पढ़ा जो सब्जेक्ट वो तुम्हें नहीं आता था, तो वो तुम्हारा टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ, क्योंकि जो तुम्हें नहीं आता था वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं। तो टॉपिक्स पर टाइम डिवाइड करो, आवर्स पर डिवाइड करना सही नहीं है। सही बात है। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब आपको चीजों को ना कहना सीखना पड़ेगा। जैसे कि कोई काम हुआ और आपको मन कर रहा है कि मेरे को पिक्चर देखना है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, लेकिन आपको मनाना पड़ेगा कि ना मेरे को नहीं करना, मेरे को अभी ये करना है, मेरा ये बाकी है। फिर और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको एक हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं, एक हमारा फील गुड हार्मोन उसे कहते हैं वैसे नॉर्मली, तो ये तब रिलीज होता है जब आपको कोई चीज अच्छी मिल रही हो, गिफ्ट मिल रहा हो, सरप्राइज मिल रहा हो, या आपका कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके दिमाग को, आपके पूरे बॉडी को खुशी मिले, तो ये होता है। तो आप अपने ब्रेन को फुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो?
कि आपने कहा कि आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर मैंने कर लिया तो मैं ये मूवी देखूंगा जो मेरी फेवरेट मूवी है, अगर नहीं किया तो नहीं देखूंगा। आपका मन अंदर से बोलेगा यार चैप्टर कंप्लीट कर लूं तभी मैं मूवी देख पाऊंगा, वरना नहीं देख पाऊंगा। तो अपने आप को एक तरीके से रिवॉर्ड देना सीखो कि आज मैंने ये कर लिया, अब मैं रिवॉर्ड के लिए यहाँ जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, ये मूवी देख रहा हूँ आज। लेकिन अगर नहीं किया तो उसी टाइम स्ट्रिक्ट रहना है खुद के साथ कि नहीं किया तो मैं इसको देखूंगा नहीं, आज नहीं देखूंगा, कल नहीं देखूंगा, जब मेरा काम मेरे टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एज ए रिवॉर्ड इसे लूंगा। तो ऐसा ये उन बच्चों के लिए और ज्यादा बेटर हो जाता है जो बच्चे घर पे स्टडी कर रहे हैं। कोचिंग में क्या होता है, टेस्ट होते हैं आपके, अच्छे मार्क्स आए टीचर आपको कहेगा बेटा बहुत अच्छे मार्क्स आए। कई कई इंस्टीट्यूट्स में ये भी होता है आपको प्राइज मिलते हैं, कैश प्राइज देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपके अंदर ये लेवल लाना चाहते हैं कि हाँ मैं ये काम करूंगा तो मेरे को एक गिफ्ट मिल रहा है, तो मैं वो काम करने नहीं सोचूंगा, मेरा ब्रेन अपने आप सोचेगा कि ये काम मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूं। एक बोझ की तरह उस काम को ना लेके एक फन वे में जाना है, तो ये है। यस, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि एंजॉय स्टडी को अच्छे से करो। ऐसा सोचो कि ये 2 साल अगर आप ड्रॉपर ना हो कि ये 2 साल के बाद जब मैं नीट दे दूंगा तो मेरे को ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरा पढ़ने का बाकी रह गया। नीट में पूछा ना पूछा, मार्क्स कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको कितना बाकी रह गया ऐसे अंदर से फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये पॉइंट बाकी रह गया, मैंने ये नहीं सीख पाया लाइफ में। और मैं एक और ऐड करना चाहूंगा पॉइंट कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ऐसे कुछ ज्वाइन की हो तो मैं कहता हूं अगर प्रॉपर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हो तो आप टेस्ट वाइज प्रिपेयर करें। आपका क्या कहना चाहिए? और टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि आज मैं 180 क्वेश्चंस का टेस्ट करने बैठा, 90 क्वेश्चंस मुझे आए, 90 क्वेश्चंस नहीं आए, टेस्ट कंप्लीट हुआ, मैंने टिक किया, चेक किया, मार्क्स लिखे, खत्म, अगले टॉपिक पे जाते हैं। वो टेस्ट आपका किसी काम का नहीं था। मतलब आपने वो टेस्ट करने में जो 3 घंटे लगाए और उसका जो मटेरियल याद करने में टाइम लगाया, ये समझ लो कि टोटल वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि जब तक अपनी गलती को पहचानोगे नहीं तुम्हारा वो टेस्ट किसी काम का नहीं। जो क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आए, मैं ऐसा करता था कि जैसे मैंने एक OMR शीट का प्रिंट निकाल लिया, ठीक है, वो 180 क्वेश्चंस का प्रिंट आता था, जब मैं सॉल्व करने बैठता था तो जो जो मेरे सॉल्व हो जाते थे उनको मैं जल्दी सॉल्व कर लेता था। जिसपे मुझे हल्का सा डाउट होता था कि शायद ये मेरा गलत हो या ये कंसेप्ट मुझे आता है पर इतना अच्छा नहीं आता, 50% आता है, उन पे मैं हल्का सा क्वेश्चन के नीचे कर्ल मार्क लगा लेता था। ठीक है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता और जो मुझे लगता था कि हाँ ये पढ़ने की जरूरत है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक हल्का सा स्टार बना लेता था क्वेश्चन के साथ। ठीक, मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने चेक कर ली शीट, मेरे इतने नंबर आ गए, बात खत्म। अब उसी दिन की शाम को बैठ के या जो मैंने टाइम डिसाइड किया है उस दिन बैठ के मैं ये देखता था कि जो मैंने इसको सर्कल किया है या जो स्टार बनाया है इसका मैं टॉपिक पढ़ूं और फिर देखूं मुझसे ये सवाल सॉल्व हो रहा है नहीं। ये होता है असली टेस्ट का मेथड। वो टेस्ट करके और आगे टॉपिक की तरफ भाग जाना वो टेस्ट नहीं है, वो खुद को फूल बनाना है, वो आप खुद को पागल बना रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस चढ़ा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको दूसरी चीज तो आती नहीं है। जब तक आपने एहसास नहीं किया कि क्या चीज मुझे नहीं आता तो उस टेस्ट का फायदा क्या हुआ। तो टेस्ट दो, लेकिन उसकी टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो समझ लो आपने टेस्ट दिया ही नहीं। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, उसके एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन था बायोलॉजी में और फिजिक्स में, सो मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन मैं हर टेस्ट में उसको इग्नोर करता था और लास्ट टाइम एग्जाम में वही आया और मेरे को रॉन्ग करना पड़ा वो। लेकिन मेरे को ये सब 2 साल के बाद रियलाइज हुआ जब मैं एग्जाम दे रहा था कि ये क्वेश्चन मैं हर बार हर टेस्ट में इग्नोर करता था कि ऐसा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, जाने दे, एक ही तो क्वेश्चन है, एक चैप्टर सारे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा क्या, और वही आ गया और मेरा वही पे मार्क्स गए। और एक लास्ट बात कि आप जब तक कुछ करके नहीं दिखाओगे किसी को तब तक आप पे कोई मानेगा नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? अपने 2-3 ड्रॉप लिए तो आप बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा कि अभी कुछ नहीं होगा, ये सब बहुत सुनना पड़ा था। लेकिन मेरे को मोटिवेट करने के पीछे जो मेरे थे वो मेरे फादर मदर थे। फादर से भी ज्यादा मेरी मदर ने बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि दुनिया में हर कोई कह दे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक पर्सन था इस पूरे वर्ल्ड में जो कहता था नहीं तेरा सिलेक्शन होगा, भले ही थोड़ा लेट, लेकिन तू मेहनत कर रहा है वो मुझे पता है, तेरा सिलेक्शन होगा।
पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट चली जाए, लेकिन आपकी मदर फादर, स्पेशली मदर आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी। तो इसीलिए वो मेरा कॉन्फिडेंस थी। तो मैंने पढ़ा अपने अंदर ये सोच के कि अगर सामने वो मुझ पे इतना विश्वास करती है तो मैं उनके विश्वास की मान रखूं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो मुझ पे विश्वास कर रही है तो मैं छोड़ दूं। हाँ ठीक है, घर वाले विश्वास करते हैं, मानते हैं मेरी बात को, तो मैं कह देता हूँ कि हाँ नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेता हूँ। नहीं, अगर उन्होंने विश्वास किया है तो मुझे वो फिर करके ही दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, आप ऐसा एक मूवी है, एग्जांपल जब मैं देता हूं, एक मूवी है, स्टार्टिंग हुई और सब कुछ अच्छा था, बीच में गए फिर अच्छा हुआ, लास्ट गए हैप्पी एंडिंग हुई, मूवी खत्म हो गई। ठीक। एक दूसरी मूवी है, स्टार्टिंग किए थोड़ा सा अच्छा था, बीच में गए बहुत मुश्किल आई, बहुत दिक्कत आई और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई फेस की, मतलब उस हीरो ने। थोड़ा आगे गए, उसने हार्डवर्क किया, काफी ज्यादा हार्डवर्क किया, लास्ट में गए हैप्पी एंडिंग हुई, उसने सब कुछ अचीव कर। अब आप मुझे बताओ इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगेगी आपको देखने में, और लाइकली कौन सी अच्छी मूवी लगेगी? तो दूसरी वाली आपको अच्छी लगेगी, पहली वाली अच्छी नहीं लगेगी। तो गॉड भी हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को एक समझ लो कि ये मूवी है, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। जब तक आप पेन महसूस नहीं करोगे तब तक आपको कंफर्ट की इंपॉर्टेंस का पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज अगर डिफिकल्टी आ रही है तो उसको बोलो कि हाँ ठीक है, आज आ रही है इसीलिए कि कल जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं इसी डिफिकल्टी को याद करके हंसूंगा कि अरे होता था। हाँ। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब इतना मतलब इतना बुरा लगता था, मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। अच्छा हाँ, एक बात और करना, कभी डिप्रेशन आए यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख लेना, लेकिन एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा वीडियो मत देखना अगर 5-5, 10-10 मिनट की है तो, क्योंकि एक लत लग जाती है मोटिवेटेड वीडियो देखने की। फिर आप मोटिवेट ना होके और मोटिवेट हो जाते हो, फिर आप काम करना छोड़ देते हो और उसी वीडियो पे अपनी पूरी लाइफ बना लेते हो और ड्रीमिंग करने लगते हो कि हाँ मेरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, उसकी लत नहीं लगानी। पढ़ना है, कभी डिप्रेस हुए यूट्यूब से वीडियो देख ली, काफी ज्यादा मोटिवेटर्स हैं आसपास, वो आपको ऐसे मोटिवेट कर देंगे कि आप पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आंखें बंद करो और फिर सोचो कि 1 साल बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल लाइफ आपकी कैसी होगी। मेडिकल कॉलेज में आपके फ्रेंड्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, लेबोरेटरी में बैठ के अपना खून निकाल रहे होंगे, उसका पेरिफेरल स्मीयर बना के, या फिर उसका हीमोग्लोबिन या WBC या TLC ल्यूकोसाइट और चेक कर रहे होंगे। आपने व्हाइट एप्रिल पहन रखा होगा, आपके पास में स्टेथोस्कोप होगा, आपको सब एक रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखेंगे। 5 मिनट के बाद आपका सारा डिप्रेशन चला जाएगा और आप उसके लिए मेहनत के लिए फिर से लग जाओगे। तो ये करना है। हाँ, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको एक से ज्यादा वीडियो में तो क्या, कोई 1-2 वीडियो ऐसे पकड़ लो, मतलब चूज कर लो कि पूरे 2 साल आप वही के वही देखो, मतलब कंसिस्टेंट रखो, मतलब जब भी आपको वो डिप्रेशन में ऐसा कुछ भी हो तो वही के वही वीडियो वापस के वापस देखते रहो। रिपीटेशन से आपका वो वीडियो में से अब पहली बार आप कोई वीडियो देखते हो तो उसके वीडियो दिखता है आपको, लेकिन बार बार जब रिपीट करते हो तो कोई सॉन्ग या फिर कुछ भी हो तो उसके वर्ड्स आपको आपकी लाइफ के साथ रिलेट होने लगते हैं। जैसे कि मैं एक मैशअप का सॉन्ग था, वो मैंने पूरे 2 साल सुना है कंटिन्यूअस, रोज के रोज वही सुनता था, टाइम फिक्स था और मेरा। मैं बेसिकली एक अनअकैडमी की ऐड आती थी कि लेट्स क्रैक इट, क्रैक कर ऐसे, हाँ क्रैक द लीग या क्रैक कर ऐसे ही कुछ करके एक सॉन्ग टाइप का एंथम बना था अनअकैडमी का। तो उसको मैं वो देखता था। एक समय नेस्कैफे की भी एक ऐड आती थी ऐसे ही, मतलब कि हार्ड वर्क की, कि मतलब उठ जा, सोने का टाइम नहीं है, लेट्स मूव। तो वो लड़की एक बिस्तर पर लेटी होती है, फिर अलार्म बजता है, फिर वो तुरंत उठ के चल देती है कॉफी लेने। फिर मतलब ऐसे देख के लगता था कि मतलब हाँ जोश आ जाता था कि हाँ आपके अंदर एड्रेनलिन लेवल हाई हो जाता है, आपका डोपामिन बढ़ जाता है, आप काम करने लगते हो।
तो ऐसे कुछ स्मॉल स्मॉल वीडियोस अपने फोन पे रखो, जब कभी आपको थोड़ा ऐसे लगे लेजीनेस तो उसे देखो, इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, देन और कोई लास्ट मैसेज आपके देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मैसेज मेरा यही है कि सक्सेस इज नॉट डिफाइंड एंड गेन विदाउट द हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। अगर आप सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे रास्ते से चले गए जहां पे कम आपको चढ़ान ढलान मिलेगी, पथरीले रास्ते नहीं मिलेंगे या आपको स्मूथ रोड मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपको कोई बता रहा है तो वो समझ लो आप इस जिंदगी के साथ खेल रहा है, आपको फूल बना रहा है। तो आप ये सोच के चलो कि मेहनत का फल ही मीठा होता है, और जो चीज बिना मेहनत के मिल जाए वो चीज ना करने में मजा आता है, फिर पूरी लाइफ आप रिग्रेट करोगे। इससे अच्छा है मेहनत करो और जिस लेवल पे आप जा सकते हो उस लेवल पे जाओ और अपने ड्रीम्स को बड़ा रखो। कोई कह दे कि तुम ये कर रहे हो ये हो तो उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। तो पूरी दुनिया तुम्हें नहीं जान सकती जितना तुम खुद को जान सकते हो। तो दैट इज माय पॉइंट। एक चीज ऐड करना चाहूंगा लास्ट में कि आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना एक बार, तो शायद आप मार्क्स से ज्यादा ये सोचोगे कि वो रातें याद करोगी कि आप कितने बजे तक पढ़ते थे, क्या क्या बुक्स पढ़ते थे। आपको वो सोच के ज्यादा मजा आएगा जब मार्क्स से ज्यादा। तो